अब यहाँ पर अगर आप मज़ीद देखें तो कोहॉर्ट स्टडी में हम क्या करते हैं, कोहॉर्ट स्टडी में हम कौन कौन सी चीज़ों को मैयर करते हैं। इसमें हम इंसिडेंट रेट को मालूम करते हैं कि एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान हमारे पास कितने नए केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रेट को मैयर करते हैं। दूसरा ये कि इसके ज़रिए हम रिलेटिव रिस्क को भी मालूम करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है उसमें कितने लोग जो है वो रिस्क में है, उसमें बीमारी जो है वो काज हो सकती है, कितनी पॉपुलेशन जो है वो वनरेबल है, मतलब ख़तरे की घंटी उनके सर पर बज रही है। तो रिलेटिव रिस्क जो है ये भी हम कोहॉर्ट स्टडी के ज़रिए क्या करते हैं, मैयर करते हैं। इसके अलावा एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो है इसको भी हम क्या करते हैं, कोहॉर्ट स्टडी के ज़रिए मैयर करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में इससे एमसीक्यूज आया हुआ होगा, आपसे पूछेंगे कि कोहॉर्ट स्टडी के ज़रिए हम क्या क्या चीज़ें मैयर कर सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि कोहॉर्ट स्टडी के ज़रिए हम इंसिडेंट रेट को मैयर कर सकते हैं, रिलेटिव रिस्क को मैयर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एट्रीब्यूटेबल रिस्क को मैयर कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जब आप पास पेपर देखेंगे तो उसमें भी ये एमसीक्यूज आपको लाजमी तौर पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी, वो भी 5 पेपर शेयर कर दे, मेरे पास तो नहीं है। शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। जी, आप कुछ पूछ सर रही हैं। एट्रीब्यूटेबल का बताइएगा प्लीज, इसका क्या मतलब है? एट्रीब्यूटेबल किसे कहते हैं, एट्रीब्यूटेबल से मुराद ये है वो चीज़ें जो कि किसी चीज़ को काज करने में क्या कर रही हो, एट्रीब्यूट कर रही हो, मतलब रोल प्ले कर रही हो, ठीक है। उसको हम एट्रीब्यूटेबल रिस्क कहते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आप एक ऐसी कम्युनिटी विज़िट करती है जहाँ पर माहौल जो है बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है। वहाँ पर जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, ठीक है, साफ़ सुथराई का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, वहाँ के जो लोग हैं वो भी इंतहाई गंदे हैं, साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रख रहे। तो मतलब ये है कि आप एक ऐसे माहौल को एक्सपोज हुए हैं जो कि इंतहाई क्या है, वर्स है, इंतहाई ख़राब है। तो उस माहौल में अगर आप ज़्यादा टाइम गुजारेंगी तो वो माहौल जो है आपको बीमार करने में रोल प्ले कर सकता है, आपको बीमार करने में जो है उस माहौल का बहुत ज़्यादा असर रसूख होगा, ठीक है। तो उस माहौल ने क्या किया, उस माहौल ने एट्रीब्यूट किया, किस चीज़ में एट्रीब्यूट किया, आपको बीमारी काज करने में, ठीक है। तो इसको हम एट्रीब्यूटेबल रिस्क कहते हैं, मतलब वो रिस्क जो कि आप में बीमारी को काज करने में रोल प्ले करते हो, तो इसको हम एट्रीब्यूटेबल रिस्क कहते हैं। इसको हमने ऑलरेडी पहले यूनिट्स में पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद ना हो तो फिर आप पहले वाले यूनिट्स देख सकती हैं। जी सर। डिज़ाइन ऑफ, यूनिट नंबर 2 में शायद पढ़ा। हाँ जी बिल्कुल। सो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 या यूनिट नंबर 2 था या 3, सॉरी यूनिट नंबर 5 था मेरे ख्याल में। यूनिट नंबर 5 में हमने रिलेटिव रिस्क को भी पढ़ा था, ठीक है, रिस्क रेशो को भी पढ़ा था, इसी तरह से रिस्क डिफरेंस को भी पढ़ा था, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ओड रेशो, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है और वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर यूज़ होगी, आप अब देखिए। डिज़ाइन ऑफ कोहॉर्ट स्टडी आपके साथ है, आप एक स्टडी को जो है फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, दो ग्रुप है, एक आपको एक को आपने एक्सपोज किया है, एक को आपने नॉट एक्सपोज किया है। जो एक्सपोज ग्रुप है इसमें भी आपके पास दो बंदे हैं, जो नॉट एक्सपोज ग्रुप है इसमें भी आपके पास दो बंदे हैं। तो वो ग्रुप जो कि आपने एक्सपोज किया था, तो उसमें से एक बंदे को क्या हुई, उसमें से एक बंदे को डिजीज़ जो है वो हो गई, ठीक है, और जो दूसरा बंदा है उसको डिजीज़ नहीं हुई। तो रिलेटिव रिस्क का फार्मूला अगर आपको याद हो। आपकी आवाज नहीं सही से आ रही, कट रहे हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको, मेरी सर आवाज़। अब आ रही है, आप मुझे बता दें पहले क्या बोला। मैंने आपको ये बोला मैंने आपको ये बोला कि अ, हमारे साथ क्या है, हम कोहॉर्ट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कोहॉर्ट स्टडी में हमने दो सैंपल सेलेक्ट कर लिए, जैसे कि स्टार्ट से मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ग्रुप को हमने एक्सपोज किया और एक ग्रुप को हमने एक्सपोज नहीं किया हुआ। वो ग्रुप जिसको हमने एक्सपोज किया तो उसमें टोटल पॉपुलेशन हमारे पास दो है, ए और बी, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन हमारे पास ए प्लस बी हो जाएगी। जबकि दूसरी जो हमारे पास नॉट एक्सपोज ग्रुप है तो उसमें भी हमारे साथ दो लोग हैं, ठीक है, सी और डी, उसकी पॉपुलेशन टोटल क्या होगी, सी प्लस डी।
सो अगर आपको रिलेटिव रिस्क का फार्मूला याद हो या इंसिडेंस रेट का इंसिडेंट रिलेटिव इंसिडेंस का फार्मूला याद हो या इंसिडेंस रेट का रेट रेशो का फार्मूला याद हो, तो नंबर ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है। नंबर ऑफ इंसिडेंट्स रेट रेशो या रिलेटिव सॉरी इंसिडेंस रेट का जो फार्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। एन को हम रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पर एक्सपोज में आपके पास टोटल पॉपुलेशन क्या है, ए प्लस बी है, तो एन की जगह नीचे आप ए प्लस बी लिख देंगे, ठीक है। और जो इंसिडेंस है वो आपके पास क्या है, ए को डिजीज़ हुई है तो इंसिडेंस आई की जगह आप क्या कर लेंगे, ए पुट कर लेंगे। तो ये आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, तो ये आपके पास एक्सपोज का इंसिडेंस रेट हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास नॉट एक्सपोज ग्रुप जो है, नॉट एक्सपोज ग्रुप में आपके पास क्या है, नॉट एक्सपोज ग्रुप में आपके पास जो फार्मूला है वो आप लिख देंगे कि इंसिडेंस रेट इज इक्वल टू क्या, इंसिडेंस रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आपके पास टोटल पॉपुलेशन सी प्लस डी है, तो नीचे आप सी प्लस डी लिख देंगे, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन में किस को डिजीज़ हुई है, ठीक है, किस में डिजीज़ जो है इंसिडेंस रिपोर्ट हुआ है, सी को हुआ है, तो ऊपर जो है आई की जगह आप सी पुट कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए क्या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, फार्मूले अगर आपको याद होंगे ना तो आप लोग यकीन जाने कि ये आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि फिर आप लोगों को कैलकुलेशन या कैलकुलेटर की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फार्मूले जो है आप लोगों ने हर हाल में याद रखने होंगे, ठीक है। सो इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप में आपके पास जो इंसिडेंस रिपोर्ट हुआ है वो ये है, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है। इंसिडेंस इन नॉट एक्सपोज या अनएक्सपोज ग्रुप में आपके पास जो रिपोर्ट हुआ है वो सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी है। ए जो है ये आपके पास नया इंसिडेंस रिपोर्ट हुआ है और ए है अनएक्सपोज ग्रुप, तो इसमें सी में डिजीज़ जो है ये रिपोर्ट हुई है और सी प्लस डी ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन है। इंसिडेंस इन टोटल, तो एक्सपोज प्लस अनएक्सपोज, तो एक्सपोज प्लस अनएक्सपोज को हम क्या करेंगे, अब टोटल इंसिडेंस को हम मैयर करेंगे, तो टोटल इंसिडेंस को मैयर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी हो गया, ठीक है। इसी तरह से सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी हो गया। सो अब ये सी जो है ये ऊपर आएगा, फिर ये ऊपर आएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी, और इसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आपके पास आ जाएगा। इसकी समझ आ गई क्या नहीं? यस सर। ओके, सर आ गया। ओके, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, अब आपको इसकी मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, रिलेटिव रिस्क के बारे में आप आपको कहते हैं, वही टॉपिक दोबारा से रिपीट हो रहा है। देखिए, कोहॉर्ट स्टडी डिटरमाइन वेदर देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर टू अ फैक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। रिलेटिव रिस्क में हम क्या करते हैं, रिलेटिव रिस्क में या कोहॉर्ट स्टडी में हम ये देखते हैं कि जो बीमारी काज हुई है, तो इस बीमारी की काज होने के पीछे कोई वजह है या नहीं, ठीक है। एक्सपोजर के साथ इसका कोई ताल्लुक है या नहीं जिसकी वजह से ये बीमारी डेवलप हुई है, तो उस एसोसिएशन को हम क्या करते हैं, कोहॉर्ट स्टडी के ज़रिए मालूम करते हैं। सो रिलेटिव रिस्क जो है हम उस एसोसिएशन को कहते हैं। सो रिलेटिव रिस्क का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। रिलेटिव रिस्क का फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, जो कि क्या है, incident is in exposed divided by incidence in non exposed unexposed। so हमारे साथ जो एक्सपोज में इंसिडेंस था ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, तो उसको हमने ऊपर लिख दिया, और जो अनएक्सपोज में इंसिडेंस था तो सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी, इसको हमने नीचे लिख दिया है, ठीक है। इस टर्म तक आपको समझ आ गई। इसकी तरफ आ जाते हैं, एट्रीब्यूटेबल रिस्क कैसे कहते हैं। एट्रीब्यूटेबल रिस्क, दिस इज डिटरमाइंड
बाय द एट्रीब्यूटेबल रिस्क। एट्रीब्यूटेबल रिस्क की डिफिनीशन क्या है? द अमाउंट या प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज़ इंसिडेंस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक एक्सपोजर। मतलब ये है इसका कि एट्रीब्यूटेबल रिस्क से मुराद ये है कि हमारे पास जितनी तादाद या जितनी परसेंटेज में डिजीज़ रिपोर्ट हुए हैं, केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो इसका उस ख़ास एक्सपोजर के साथ कितना ताल्लुक़ है। ठीक है, इस ग्रुप को हमने एक्सपोज किया था, तो आया इस उस एक्सपोजर की वजह से ये डिज़ीज़ जो है ये डेवलप हुई है। तो इसको जब हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं अमाउंट में या परसेंटेज में, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटेबल रिस्क कहेंगे। एट्रीब्यूटेबल रिस्क का फार्मूला भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि रिस्क डिफरेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज ग्रुप। ठीक है, इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप माइनस इंसिडेंस इन नॉट एक्सपोज ग्रुप। तो ये आपके पास रिस्क डिफरेंस का क्या है? फार्मूला है। अब अगर हम कोहॉर्ट स्टडी के एडवांटेजेस के बारे में बात करें, ठीक है, तो यूज़फुल फॉर रियर एक्सपोजर। ये जो है रियर एक्सपोजर के लिए बहुत यूज़फुल है, मतलब ऐसी बीमारियां जो कि बहुत कम जो है वो काज होती है। ठीक है, तो ऐसी बीमारियों के बारे में जानने के लिए अगर हम कोहॉर्ट स्टडी करें तो इससे हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है, यूज़फुल फॉर मोर देन वन आउटकम। इसी तरह से एक से ज़्यादा बीमारियों के बारे में जानने के लिए, एक से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानने के लिए कोहॉर्ट स्टडी जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इंसिडेंस ऑफ आउटकम एंड इंसिडेंस रेट। इसी तरह से जो इंसिडेंट रेट है, एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान कितने नए केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो इसको जानने के लिए, इसके बारे में डेटा गैदर करने के लिए कोहॉर्ट स्टडी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इसके साथ साथ कोहॉर्ट स्टडी क्या करती है? टेम्पोरल या टेम्पोरल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम इज क्लियर एज एक्सपोजर स्टेटस डिफाइन एट स्टार्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, इसी तरह से कोहॉर्ट स्टडी जो है ये हमें एक्सपोजर और जो डिजीज़ काज हुई होती है, इस दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या एसोसिएशन है, तो उस एसोसिएशन के बारे में भी हमें कोहॉर्ट स्टडी क्या करती है? इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, if prospective minimizes biases in measurement of exposure। इसी तरह से प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव के हवाले से एक बात मैं दूसरी यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि जो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी होती है तो इसमें गलती के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि जो स्टडी आप कर रहे होते हैं तो वो उसी टाइम आप कर रहे होते हैं, प्रेजेंट टाइम आप कर रहे होते हैं, और उसमें आप किसी किस्म की जो पास डेटा होती है उसको आप नहीं यूज़ करते। जबकि रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में आप सारा डेटा जो है पास्ट में जो लिया गया होता है, पास्ट में जो कलेक्ट किया गया होता है, तो उसी पास्ट डेटा को आप लेकर उसको आप प्रेजेंट पर क्या करते हैं? उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जाहिरी बात है, आज से एक महीने पहले का जो माहौल था वो एक जैसे था, और अब जो माहौल है वो एक दूसरा जैसे है। ठीक है, तो डिफरेंस फिर आएगा ना डेटा में। तो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी जो है ये आपको कम से कम जो है डेटा में गलती के चांसेस जो है वो आपको देती है, मतलब डेटा जो है ज़्यादा एक्यूरेट होता है बनिस्बत रिट्रोस्पेक्टिव के। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन से मुराद ये है कि इसको हम ग्रुप में भी कर सकते हैं। नेस्टेड केस कंट्रोल एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस कैन बी अप्लाइड। ठीक है, ये सब कुछ हम कोहॉर्ट स्टडी में कर सकते हैं। बारे में बात करें कोहॉर्ट स्टडी के, अगर डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात करें तो इससे आपको पता चल जाएगा कि नॉट गुड फॉर स्टडी ऑफ रियर आउटकम। ऐसी बीमारियां जो कि बहुत रेयर होती है तो उसको स्टडी करने के लिए कोहॉर्ट स्टडी जो है ये अच्छी स्टडी डिज़ाइन नहीं है। आगे देखिए, इफ रिट्रोस्पेक्टिव दे रिले ऑन द एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड। अगर रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी आप कर रहे हैं
तो रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में तो आप सबको पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पास्ट में जो डेटा कलेक्ट किया गया होता है तो उसी डेटा को हम लेकर उससे हम काम चला लेते हैं। एक्सपोज में भी फॉलो मोर क्लोजली देन अनएक्सपोज, और इसी तरह से इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपोज को ज़्यादा स्टडी करते हैं अनएक्सपोज के बनस्बत, ठीक है, क्योंकि हमारा काम क्या होता है, इंसिडेंट केसेस को रिपोर्ट करना होता है, इंसिडेंट केसेस को मैयर करना होता है, तो इस वजह से एक्सपोज ग्रुप को ज़्यादा अहमियत दी जाती है अनएक्सपोज के बनस्बत। अच्छा जी, इफ़ प्रोस्पेक्टिव दे कैन बी वेरी एक्सपेंसिव और स्लो। इसी तरह से कोहॉर्ट स्टडी में अगर आप प्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से नई स्टडीज नई रिसर्च स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसके लिए आप सब कुछ चीज़ें जो है नए नए करते हैं, सब कुछ जो है आप दोबारा से उसको तैयार करते हैं, सारे स्टेप दोबारा से उसको करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी ये एक्सपेंसिव भी होती है और बहुत ज़्यादा स्लो भी होती है, मतलब ज़्यादा टाइम लेती है, तो इसकी वजह से इसके जो आउटकम होते हैं वो बहुत ज़्यादा देर बाद मिलते हैं। एज दे आर फॉलो अप स्टडी, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है ये फॉलो अप स्टडी होती है, द वैलिडिटी of the result is highly sensitive to losses to follow up, ठीक है, और इसी तरह से इसकी जो वैलिडिटी होती है ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मिसाल के तौर पर आप 5 बंदों को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अब इस स्टडी के दौरान एक बंदा जो है उसकी डेथ हो जाए, एक दूसरा बंदा जो है वो उस रिसर्च स्टडी को छोड़ दे, तीसरा बंदा जो है वो किसी वजह से उस स्टडी से चला जाए, तो आपके पास तो 2 बंदे रह जाते हैं और 2 बंदों के का जो सैंपल है वो आपने लिया नहीं होता, तो इस वजह से आपकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। तो इस वजह से जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, बहुत ज़्यादा जो है हार्ड वर्किंग वाली होती है, और इसके साथ इसका जो रिज़ल्ट है वो भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम बाद में मिलता है। केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन, केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में ये हम कल कर लेंगे, क्या कहते ठीक हैं? है।